हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं पावर सिस्टम थ्योरी क्लास का ये लेक्चर। देखिए, ये लेक्चर नंबर 21 है। अभी तक हम लोग 20 लेक्चर कर चुके हैं पावर सिस्टम के, जो कि आपके प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। बट आज मैं उन लेक्चरों को फिर से रिवाइज़ करा रहा हूँ। देखिए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर 20 लेक्चर डले हुए हैं। प्लेलिस्ट अभी ये आज मैं 21वां लेक्चर आपके सामने बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट में पावर सिस्टम डालिए और सारे लेक्चर सीक्वेंस से हैं। देखिए, पावर सिस्टम में अगर एक 19th लेक्चर के बाद 19वें लेक्चर के बाद एक 19A लेक्चर है, जो कि ऐप में है। ऐप में वो भी फ्री है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कॉस्ट है, बट वो ऐप पे डाउनलोडेड है। आप लोग ऐप डाउनलोड करके 19th लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर 20th फिर से आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, आप ऐप डाउनलोड करिए और आप वो 19th लेक्चर, क्या कहा मैंने, प्लेलिस्ट में 19 लेक्चर पूरे कंप्लीटेड है सीक्वेंस वाइज। 19th एक मैंने डाला है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में बाहर ही पड़ा हुआ है। फ्री स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे 19th लेक्चर है पावर सिस्टम में, वो लेक्चर वहाँ पर है। फिर 20 लेक्चर यहाँ आ गया है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको सारे लेक्चर, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिल रहे, यहाँ पर भी मिल रहे हैं। बस वो एक लेक्चर वहाँ पर डला हुआ है, आप उसे वहाँ देख सकते हैं, वो भी फ्री है। बात इतनी सी सिंपल है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग कर चुके हैं, देखो यार, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का काम केवल पढ़ाई करना है। आपने केवल क्या करना है, मैं हर इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में देता चल रहा हूँ। ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज़ें कैसे है। कन्फ्यूजन मैं आज फिर से मिटा देता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने 19 लेक्चर कर लिए थे, 18th लेक्चर कर लिए थे। 18 लेक्चर में हम लोगों ने जनरेशन कवर किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर 19वें लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन शुरू किए। हमने ट्रांसमिशन लाइन टॉपिक शुरू किया 19th लेक्चर से। ठीक है, फिर 19th लेक्चर ऐप पर है। 20th लेक्चर पिछला, वो सब वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है 20th लेक्चर, और ये मैं 21 शूट कर रहा हूँ, ये भी ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट है। अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, मेरे सामने लिस्ट लगी हुई है, आप लोग लिस्ट देख रहे होंगे। जो भी लिस्ट है, मतलब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिस्ट है, मेरे पास भी है वो लिस्ट, आप लोग देखिए। हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में इंट्रोडक्शन किया है। जो इंट्रोडक्शन है ये लेक्चर नंबर 19th का है। फिर रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो है ये 19th है। ये क्या है, 19th है। ठीक है, जो कि आपको ऐप में मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फिर से लेक्चर 20 आ गया, जो कि अब आपको यूट्यूब पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ कर ली थी। पिछली क्लास में हमने लेक्चर 20 में हमने क्या कर लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखी। हमने देखी कि 3 तरीके की ट्रांसमिशन लाइन होती है। क्लासिफिकेशन करते हैं वोल्टेज के आधार पे, और बात करते हैं हम, मतलब 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को 2 तरीके से विभाजित करते हैं, एक तो वोल्टेज के आधार पे, और एक हम लोग करते हैं लंबाई के आधार पे, कितनी दूर तक वो फैली हुई है। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज के आधार पे करते थे तो वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन EHV और UHV इस तरीके से वो बढ़ती है वोल्टेज के आधार पे। और जब हम बात कर रहे थे लेंथ के आधार पे, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वो इस तरीके से 3 बचे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से फिर हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या होना चाहिए। तो ये बात भी हम लोगों ने देखी थी पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन का काम होता है, सेंडिंग एंड साइड से रिसीविंग एंड साइड तक बेझिझक बेबाक तरीके से पावर का फ्लो करवाना। मतलब ये जो सेंडिंग एंड साइड है, ये सेंडिंग एंड साइड है,
और ये जो रिसीविंग एंड साइड है, यहाँ दोनों में बेबाकी से यहाँ से यहाँ पावर फ्लो कराना, बिना किसी लॉस के पावर फ्लो कराना। तो बड़ी ही अच्छी तरीके से जब सेंडिंग एंड साइड से रिसीविंग एंड साइड पर एनर्जी फ्लो होगी, यही तो काम है ट्रांसमिशन लाइन का। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो है आगे बढ़ने के दौरान, मतलब जब हम लोगों ने देखने पहुंचे कि ये जो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है, जो जनरेटर का वोल्टेज है, जाहिर सी बात है जनरेटर तो 11 केवी और 33 केवी ही पैदा कर पाता है, मैक्सिमम 33 केवी। 33 केवी भी कुछ हालातों में इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज जनरेटर 11 केवी तक ही पैदा कर पाता है। वो तो हम स्टेप अप कर देते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा के भेज देते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, मतलब एडवांटेज ऑफ हाइयर वीएस। हाइयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंडिंग एंड वोल्टेज को भेजने से फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए, जो वो फ़ायदा हम लोगों को होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का, वो क्या होता है उसको समझिए। जब सेंडिंग एंड वोल्टेज हम लोग ज़्यादा भेजते हैं, इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। ये मैं पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर 20 में बहुत डिटेल से आप लोगों को बता चुका हूँ, पर उससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। देखिए, PR है रिसीविंग एंड पावर। आप लोगों के सामने मैं ये रिवाइज करा दे रहा हूँ। PR क्या था, रिसीविंग एंड पावर। रिसीविंग एंड पावर मतलब जो यहाँ पर हम लोगों को लोड वाली साइड पे जो पावर रिसीव होगी, मतलब जनरेटर ने जो भेजी वो तो भेजी, बट लोड एंड साइड पे भी हमें पावर रिसीव होगी, वो रिसीविंग एंड पावर। हम तो क्या चाहते हैं कि भाई सरकार कोई भी कितना भी पैसा दे, हम तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, हम रिसीविंग एंड साइड के लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। सेम ऐसे ही है भाई, सेम ऐसे ही है कि यहाँ से जो सरकार है, यहाँ की सरकार कौन है, जनरेटर, यही पैदा कर रही है। तो ये जो सरकार है जब इस रिसीविंग एंड को दे तो पूरा का पूरा वोल्टेज बहुत, मतलब जितना एनर्जी यहाँ से जाएगी वो सब इसको मिल जाए, पूरी की पूरी मिल जाए, रहमत के साथ पूरी मिल जाए। ठीक है, तो रिसीविंग एंड पावर के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। ये पूरा डेरिवेशन आप लोगों को समझने की तो ज़रूरत है। मैं आपको क्या कहते हैं, देखो डेरिवेशन टफ नहीं था, मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग एक बार खुद से ट्राई ज़रूर कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए, बट उससे क्या रहता है कि आपको कहीं ना कहीं याद रहने लग जाती हैं चीज़ें। ठीक है, और डेल्टा होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये डेल्टा होता है लोड एंगल। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि जनरेटर का एंगल होता है ये लोड एंगल। देखिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि ये लोड एंगल क्या है जब हम सिंक्रोनस जनरेटर में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी बता के चलूँगा तो बहुत कहानी जो है ना गड़बड़ा जाएगी, पेट, और ज़्यादा बता के चलूँगा तो पेट खराब हो जाएगा, हाजमा भी खराब हो जाएगा, मतलब तुम संभाल नहीं पाओगे अभी। तो लाइन रिएक्टेंस, एक्सेल क्या था, लाइन रिएक्टेंस, ये है लाइन रिएक्टेंस। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ देख रहे हैं कि देखिए, अगर हम बात करें कि हायर वोल्टेज क्यों भेजनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे थे, तो हम लोगों ने एक फ़ायदा देखा कि रिसीविंग एंड पर जो पावर है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, रिसीविंग एंड पे पावर जो है जितनी ज़्यादा हमें मतलब मिलने की पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा कि लॉसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं लाइन वोल्टेज और पावर फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे लाइन वोल्टेज बढ़ता जाएगा लॉसेस घटते जाएंगे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरे भाई, दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। इसमें भी जब पावर फैक्टर बढ़ेगा तो लाइन लॉस कम होगा। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि लाइन लॉस कम हो, पावर फैक्टर बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि लाइन लॉस कम हो। ठीक है, आइए अपने तीसरे पॉइंट पे कि चालक का जो आयतन है, जो चालक का जो तार है, ये तार का अपना एक आयतन होगा। इस आयतन की जो, इस तार की जो आयतन है वॉल्यूम है। जैसे जैसे देखिए लाइन वोल्टेज बढ़ाते चलेंगे वॉल्यूम हमारी कम होती चलेगी। ठीक है, इतना पॉइंट। और चौथे पॉइंट पे जाके हम लोगों ने पिछले लेक्चर की कहानी खत्म करी थी। क्या था, हमने ये कहा था, अब आप खुद सोचो, हमने एक चीज़ क्या देखी, फॉर्मूले के यहाँ पर सामने से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस एक्सेल को कम कर दूं, अगर मैं इस लाइन के रिएक्टेंस को कम कर दूं, तो ये जो रिसीविंग एंड पे जो पावर मिल रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ के मिल सकती है। मतलब इस लाइन के रिएक्टेंस ने बवाल मचा रखा है, और वो बवाल ये है कि अगर ये कम कर दिया जाए तो जो यहाँ पर पावर है मिलने वाली वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगी।
अब इसी बात को आगे ले जाके आज मैं इस लेक्चर में डिस्कशन को बढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, हाउ टू रिड्यूस एक्सेल। समझ रहे हो एक्सेल क्यों रिड्यूस करना है, हमें एक्सेल को क्यों कम करना है? क्योंकि एक्सेल कम करने मात्र से जो पावर हमें रिसीविंग एंड साइड पे मिल रही है, ओ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, रिसीविंग एंड साइड पे ही तो हमारे घर हैं, हमारे लोड वो रिसीविंग एंड साइड पे ही है, मतलब जहाँ पर रिसीव कर रहे हैं वो लोग पावर वो बढ़ेगी कैसे? अगर हम एक्सेल को कम कर देंगे तो वो पावर बढ़ेगी। अब आज के लेक्चर में हम 3 मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने पावर को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये शायद मिट गया है, मैं इसे सही लिख देता हूँ। देखिए, 3 तरीके से हम लोग एक्सेल को कम कर सकते हैं। एक तो पैरेलल लाइन का इस्तेमाल करके, सीरीज रिएक्टर का इस्तेमाल करके और बंडल्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करके। ठीक है, इतना पॉइंट। पैरेलल लाइन, सीरीज रिएक्टर और बंडल्ड कंडक्टर। अब समझिए पैरेलल लाइन का इस्तेमाल किस तरीके से करा जाएगा, डिटेल में मैं इसको बताता हूँ, आप जब तक इसको मिटा लीजिए। ठीक है, इतना पॉइंट। चलिए, वो सॉरी, आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर 2 केस अभी डिस्कस कर रहा हूँ, यूजिंग पैरेलल कंडक्टर और यूजिंग सीरीज रिएक्ट कैपेसिटर, और फिर उसके बाद में डिस्कस करूँगा आपका जो है बंडल्ड कंडक्टर। ठीक है, यूजिंग पैरेलल कंडक्टर में आप एक चीज़ समझिए, ये केस ए है, नॉर्मल कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है, सिंपल एक लाइन जा रही है एक्सेल और VS² साइन डेल्टा जा रही है। आपने क्या किया, पैरेलल कंडक्टर इस्तेमाल कर लिए, 2 कंडक्टरों को पैरेलल चला दिया। जहां तुम एक लाइन में लेके जाते थे अब उन्हें पैरेलल लेके गए। मान लीजिए एक्सेल ही उसका पहले एक लाइन का रिएक्टेंस था, बट अब 2 एक्सेल की लाइनें पैरेलल में अगर आप लेके जा रहे हैं तो टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, XL/2। अब देखिए आधे लोग इसमें घायल हो जाएंगे, अरे मेरे भाई, बेटा, बच्चे, देखो 2 पैरेलल के, अरे सिंपल है मेरे भाई, पैरेलल का रेजिस्टेंस नहीं सॉल्व करते थे, R और R अगर सेम है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता था, R/2, और रेजिस्टेंस जैसा ही X होता था, रिएक्टेंस के साथ भी ऐसे करते थे। अगर भाई रिएक्टेंस होगा मान लो तो भाई वो X/2 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है भाई, इतना घबराने की जरूरत नहीं है ना। पैरेलल वाला भाई फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, XL/2। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर सेम सिंपल मान लो ये केस A की पावर है और यहाँ पर ये केस B की पावर है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल रिएक्टेंस आप लगाएंगे, मतलब इन दोनों का जो कुल रिएक्टेंस, कुल प्रतिघात आएगा। कुल प्रतिघात क्या आएगा, XL/2, मतलब XL नीचे और यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो ये सेकंड केस की पावर आएगी रिसीविंग एंड साइड पे, वो क्या आएगी, 2VS² साइन डेल्टा। अब आप देखिए ये पावर क्या है, ये पिछले केस की पावर है, नॉर्मल वाले केस की पावर है। इसका मतलब जो दूसरे केस की पावर है, मतलब इस वाले केस की पावर है, जब आप पैरेलल यूज करेंगे तो पिछले वाले जब सिंगल आप यूज करते थे उससे दुगनी हो गई है। क्या हो गई है, उससे दुगनी हो गई है। मतलब पैरेलल कंडक्टर को लगा के आप खुद सोचिए ये दुगनी हो गई है। देखो अब आप एक बात समझिए, जरूरी नहीं है, दिमाग में आपके एक बात आ रही होगी, ठीक है, आप, मैं मानता हूं आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बड़ा जायज सवाल है, पर आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये दोनों एक जैसे नहीं हो, जरूरी थोड़ी है कि हर, अगर हमने पैरेलल लाइन लगाई है तो दूसरी लाइन का भी रिएक्टेंस सेम हो। पर मेरे भाई यहाँ पर जो भी है, अगर तुम एक लाइन लेके चल रहे हो ये एक बात हुई, पर जब 2 लाइन लेके चल लोगे तो इतना तो तय है कि ये कम हो ही जाएगा। अरे भले हाफ कम ना हो, पर पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रिएक्टेंस कम हो जाता है, मतलब पैरेलल में जो कुल प्रतिघात है या कुल रेजिस्टेंस जब भी आते हैं वो सीरीज के मुकाबले तो हो जाएगा कम, कुछ तो कम होगा। अगर अलग अलग भी होंगे तो भी कुछ तो कम होगा, तो कहीं ना कहीं ये केस की पावर बढ़ती हुई ही मिलेगी। समझिए इन चीज़ों को, इसका मतलब सेकंड केस में पावर हमेशा आपको बढ़ती हुई ही मिलने वाली है। सीरीज कैपेसिटर में समझिए क्या होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको ये मिटा देता हूं, ठीक है।
अब देखिए सीरीज कैपेसिटर में क्या होगा, अगर आप सिंपल एक लेके जा रहे हैं लाइन, सिंपल लाइन लेके जा रहे हैं तो सिंपल वही केस नॉर्मल कंडीशन है ये तो अभी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मतलब पी आर वी एस स्क्वायर बाई एक्सएल साइन डेल्टा। बट अगर आपने सीरीज में एक कैपेसिटेंस जोड़ दिया, अब देखो मैंने मान लिया ये एक्सएल 1 है, मान लेते हैं एक्सएल, मैं यहाँ पर 1 ओम लेके चलूँगा, ओके ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगी पी आर मतलब रिसीविंग एंड पावर। बट यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ 0.5 ओम का। अब आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, इंडक्टर जो है वो इंडक्टर हमेशा प्लस जे में होता है और कैपेसिटेंस हमेशा माइनस जे में होता है। देखिए ये एक बहुत बेसिक बात है, ये बेसिक में हम लोग क्लियर भी करते हैं कि कैपेसिटर हमेशा माइनस में होता है, मतलब ये अगर प्लस जे में है तो ये हमेशा माइनस में होगा। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर मैं यहाँ पर टोटल, यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में मैं इन्हें जोड़ूंगा +1 प्लस माइनस 0.5 जे, इसका मतलब ये क्या आएगा आंसर 0.5 जे, 0.5 जे आंसर आएगा। अब मैं देखो यहाँ पर पी आर निकालने की कोशिश करूँगा, पी आर निकालने की कोशिश करूँगा बी केस में, तो वी एस स्क्वायर टोटल रिएक्टेंस यहाँ लिखूँगा, टोटल रिएक्टेंस 0.5 जे आया साइन डेल्टा, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है, तो यहाँ पर देखिए पी आर जो बी केस का आया, जो पी आर बी केस का आया वो क्या आया, जो यहाँ पे बी केस का पी आर आया वो क्या आया 0.5 है, तो 0.5 में 2 ऊपर भाई पॉइंट हटा के ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा वी एस स्क्वायर साइन डेल्टा, ठीक है। अब आप खुद देखिए, ये अगर केस ए था, वी एस स्क्वायर साइन डेल्टा केस ए था, तो मैं इस पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख दे सकता हूँ कि केस ए, इसका मतलब यहाँ पर भी पावर क्या हो गई, कहीं ना कहीं डबल हो गई, यहाँ भी मतलब सीरीज कैपेसिटर लगा के भी पावर कहीं ना कहीं क्या हो गई, डबल पावर हो गई। कुछ नहीं किया, ये पहले सिंपल नॉर्मल लाइन थी, सीरीज में कैपेसिटेंस जोड़ा, कैपेसिटर का नेचर हमेशा रिएक्टेंस को काटता है। देखो ये बात हमेशा बेसिक में आपको सिखाई गई है कि अगर इंडक्टर प्लस जे होता है, जो कि होता भी है, मतलब प्लस में वैल्यू होती है, तो कैपेसिटर हमेशा उसके विपरीत होता है, माइनस में होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों का रिएक्टेंस कम होगा, और रिएक्टेंस क्योंकि अगर कम होगा तो पी आर कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अच्छा भाई मैंने 0.5 लिया है तो वो डबल हो गया, पर जरूरी थोड़ी है कि वो 0.5 का कैपेसिटर लोगे, भाई आप 0.1 का भी ले सकते थे। पर एक 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 फुल फ्लैश बात समझना, मैं मानता हूँ ये सारी बात कि 0.5 का मैंने लिया है, पर ज़रूरी तो नहीं आप भी 0.5 का लें। आप कुछ भी लेंगे वो रहेगा तो माइनस नेचर का, और काटेगा तो इसको है ही, और जब इसको काटेगा तो ये टोटल हमेशा कम ही होके आएगा, और कम होके आएगा तो जो हमारी पावर है रिसीविंग एंड पे वो बढ़ती हुई ही मिल पाएगी। समझ रहे हो इस बात को? तो ये कहानी है सीरीज कैपेसिटर की। अगले पॉइंट में करते हैं बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग एक्सएल को कम करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ हमने पैरेलल कंडक्टर के साथ में एक्सएल को कम किया, और यहाँ हमने सीरीज कैपेसिटर लगा के एक्सएल को कम किया ताकि हमारा पीआर बढ़ सके। अब हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे बंडल्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करके, कि बंडल्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करके एक्सएल को कम करें और पीआर को बढ़ा दें। कि बंडल्ड कंडक्टर क्या होता है, इसको उतार लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए देखिए ये हम तीसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, बंडल्ड कंडक्टर का मेथड हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्सएल को कम करने के लिए, ताकि हमारा पीआर बढ़ाया जाए, मतलब रिसीविंग एंड पे जो पावर है वो हमारी बढ़ाई जाए, रिसीविंग एंड पे पावर जो है वो बढ़ाई जाए। अब आप एक चीज़ समझिए, बंडल्ड कंडक्टर का अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है ये बंडल्ड कंडक्टर क्या होते हैं। गठरी, कुछ लोग कहेंगे गठरी बांध देते हैं सर कंडक्टरों की, वो बंडल्ड होते हैं। क्या होते हैं बताइए बंडल्ड कंडक्टर? कुछ लोग कहेंगे सर वो तार को यूँ बहुत सारे तार को मोड़ के जो कर देते हैं वो बंडल्ड होते हैं।
वो बंडल्ड नहीं होते, वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं। जो आप कहोगे ना कि बाहर सर हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो मुड़े बहुत सारे तार मोड़ के जो लाइन जारी होती है, वो बंडल्ड कंडक्टर नहीं होते, वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं। जो ACSR कंडक्टर होते हैं वो बंडल्ड नहीं होते, स्ट्रैंडेड होते हैं, बंडल्ड कंडक्टर नहीं होते हैं। बंडल्ड कंडक्टर क्या होते हैं? तोते उड़ गए। चलो देखिए, कुछ भी याद नहीं, कुछ तो याद होगा कॉलेज का यार, कभी डिप्लोमा पास तो किए होगे, ITI पास तो किए होगे, या जो भी है। देखिए कोई बात नहीं, अब आप एक चीज़ समझिए, अब जो भी था कोई इशू नहीं है, बस आप यहाँ ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। बंडल कंडक्टर क्या होता है समझिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए 3 लाइन जा रही हैं आपकी, ठीक है, 3 फेज़ की लाइन जा रही है RYD, 3 फेज़ की लाइन जा रही है RYD। इस तरीके से मान लो, इस जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से जाए, वो 3 ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी जा सकती हैं RYD, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो ठीक है, और ऐसा भी नहीं है ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे भी जा सकती हैं RYD। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो 3 लाइन जा रही हैं आपकी RYD, अभी R फेज को ले जाने के लिए एक कंडक्टर अलॉट हो गया, Y फेज को ले जाने के लिए एक कंडक्टर अलॉट हो गया, B फेज को ले जाने के लिए एक कंडक्टर अलॉट हो गया। समझिएगा बंडल कंडक्टर को। नॉर्मल कंडीशन में R फेज को ले जाने के लिए एक कंडक्टर, Y फेज को ले जाने के लिए एक कंडक्टर, B फेज को ले जाने के लिए एक कंडक्टर अलॉट हो गया। पर जब प्रत्येक फेज को, पर फेज को, एक फेज को ले जाने के लिए 2 या 2 से अधिक कंडक्टर इस्तेमाल हो जाएं, ऐसे कंडक्टर को बंडल्ड कंडक्टर कहते हैं। क्या कह रहा हूं सुनो। जैसे मान लीजिए ये है, अब मैंने क्या किया, यहां R फेज को ले जाने के लिए एक ही कंडक्टर इस्तेमाल हो रहा था, यहां R फेज को ले जाने के लिए 3 कंडक्टर इस्तेमाल हो गए, पर ये आपस में, याद रखना, ये आपस में जुड़े नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज याद रखना, ये तीनों अलग अलग जा रहे हैं और स्पेसर द्वारा आपस से जुड़े हुए हैं। जो स्पेसर आता है तारों को सेपरेट करने के लिए, उससे आपस में जुड़े हुए हैं। बी फेज को, वाई फेज को, बी फेज को ले जाने के लिए 3-3 कंडक्टर लग गए हैं, और अभी पहले कितने लग रहे थे, एक कंडक्टर। अब वाई फेज को ले जाने के लिए कितने कंडक्टर लग रहे हैं, 3। पहले बी फेज को ले जाने के लिए एक कंडक्टर, अब बी फेज को ले जाने के लिए कितने कंडक्टर लग रहे हैं, 3, जो कि आपस में किससे, स्पेसर द्वारा सेपरेटेड हैं। पर ये तीनों लाइन याद रखिएगा पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं हमेशा। तो मैंने बंडल्ड कंडक्टर के लिए क्या कहा, बंडल्ड कंडक्टर में प्रत्येक फेज को ले जाने के लिए, पर फेज को ले जाने के लिए 2 या 2 से अधिक कंडक्टर इस्तेमाल हो जाएं, वही होते हैं बंडल्ड कंडक्टर। फॉर द पर फेज ट्रांसमिशन इफ 2 or more than 2 conductors are used, then this configuration is known as bundled conductor। जब एक फेज को ले जाने के लिए, देखिए ये अलग अलग है, जब यहाँ पर एक फेज को ले जाने के लिए एक ही तार जा रहा था, अब यहाँ पे एक फेज को ले जाने के लिए 3 जा रहे हैं, 2 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं। उसी तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, स्पेसर द्वारा सेपरेट रहते हैं। पर याद रखिए ये पैरेलली जा रहे होते हैं हर फेज को ले जाने के, तो ये होते हैं बंडल्ड कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये बंडल्ड कंडक्टर से होता क्या है वो समझिए। देखो एक फॉर्मूला होता है लाइन का इंडक्टेंस का, लाइन इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग आगे करेंगे, पर लाइन का जो इंडक्टेंस है एल का, भाई एक्सएल की नहीं बात कर रहा हूं, प्रतिघात की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेरक की बात कर रहा हूं। ये प्रतिघात होता है, ये प्रेरक होता है। अगर आपको याद होगा एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2πfl, मतलब एल में 2πf मल्टीप्लाई करो तब एक्सएल बनता है। तो इस पर कंफ्यूज मत होना आपस में, एक्सएल को अगर यहाँ 2πfl करोगे तब एक्सएल बनेगा। ठीक है, इतना पॉइंट। अब मैं क्या कह रहा हूं, लाइन का जो इंडक्टेंस होता है, जब हम बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं
तब जो एक GMR है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, क्या लाइन का ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है, वो बढ़ जाता है। क्या कर जाता है? जब हम बंडल्ड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो जो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है, अब देखो ये कंसेप्ट आपके लिए अभी के लिए थोड़ा सा रटने लायक है, क्योंकि मैं इसे समझाऊंगा बाद में। मैंने क्या कहा मेरे भाई? जो बंडल्ड कंडक्टर का ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है, GMR है, GMR मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिखी हुई है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है किसका? तारों का, बंडल्ड कंडक्टर के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है। अभी बात समझना, नॉर्मल कंडीशन में जो तारों का रेडियस होता है वो तो R होता है, पर बंडल्ड कंडक्टर के दौरान एक नया रेडियस जन्म लेता है, एक काल्पनिक रेडियस जन्म लेता है। मैंने क्या कहा? काल्पनिक रेडियस जन्म लेता है। इसकी डिटेलिंग को जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है? मैं बाद में बताऊंगा डिटेलिंग के लिए, पर अभी के लिए क्या समझना, बंडल्ड कंडक्टर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक काल्पनिक रेडियस, एक काल्पनिक त्रिज्या बन के आती है जिसको बोलते हैं GMR, वो बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज जब हम उसे बंडल कंडक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। जब ये बढ़ जाएगी तो L कम हो जाएगा। देखो, 1 नंबर होगा तो 2 नंबर चीज़ होगी, जब ये 2 नंबर चीज़ होगी तो ये 3 नंबर चीज़ हो जाएगी, मतलब XL क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब ये XL घट जाएगा 3 नंबर तो ये PR बढ़ जाएगा। मैं इस बात को दोबारा से बता देता हूँ। बंडल कंडक्टर वो कंडक्टरों का कन्फिगुरेशन होता है, सामग्री उस तरीके से कंडक्टरों को लेके जाते हैं जब कंडक्टर प्रति फेज 2 या 2 से अधिक जाने लगे। मतलब R फेज को जब पहले 1 ले जाता था तो वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, पर जब R फेज को ही ले जाने वाले 3 कंडक्टर हो गए या 2 से अधिक हो गए, Y फेज को भी ले जाने वाले 2 या 2 से अधिक हो गए, वो आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं, पर भौतिक दूरी, फिजिकल दूरी स्पेसर द्वारा रखती हैं इसके अंदर, इसमें स्पेसर रहते हैं, ठीक है? बंडल कंडक्टर देखिए स्पेसर द्वारा है। तो जब बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो तार की जो बंडल कंडक्टर है, जो तार की जो त्रिज्या है, काल्पनिक त्रिज्या एक होती है GMR। मैंने क्या कहा? काल्पनिक त्रिज्या एक होती है GMR, भौतिक त्रिज्या नहीं। GMR एक काल्पनिक त्रिज्या होती है, ये बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो L कम हो जाता है, जब L कम हो जाता है तो XL कम हो जाता है, XL कम हो जाता है तो पावर जो रिसीविंग एंड पे मिलनी थी वो हमारी बढ़ जाती है। तो ये थे 3 तरीके पावर को रिसीविंग एंड साइड पे बढ़ाने के। आप लोग ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक छोटा सा पड़ाव 500 सब्सक्राइबर का हम लोग पूरा कर चुके हैं। थैंक यू आप लोगों के प्यार और इतने स्नेह के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में पावर सिस्टम है, ठीक है? मैं डेली लेक्चर्स लगभग डाल ही रहा हूँ क्योंकि मुझे MCQ भी सॉल्व करने होते हैं, मतलब मैं क्वेश्चन पेपर भी एक साथ में पैरेलली चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बट अदरवाइज डेली लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है? आप लोग देख रहे होंगे प्लेलिस्ट पर जाके पूरा सिलेबस इस तरीके से डलता जाएगा पावर सिस्टम का। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप एक चीज़ के लिए थैंक यू और कि जो हमारा छोटा सा एक पड़ाव था वो पूरा करने के लिए 500 सब्सक्राइबर का थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, चलिए।